नेपाल की वो घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। ये पूरी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी को जानने के बाद आपको ऐसा सबक मिलेगा जिसे आप शायद पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। आखिर ये पूरी घटना क्या थी, कब और कैसे घटी थी, चलिए जानते हैं। काठमांडू में एक छोटा सा श्रेष्ठा परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक बेटी भी थी जो 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, और उस लड़की का नाम था ख्याति श्रेष्ठा। ये तीनों एक किराए के घर में रहते थे, जिसका किराएदार था बीरेन प्रधान, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी था। वैसे तो बीरेन प्रधान भारत के दार्जिलिंग का रहने वाला था, पर आज से करीब 20 साल पहले वो नेपाल चला गया था। बीरेन प्रधान के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद अचानक बीरेन प्रधान ने अपना वो घर बेच दिया, जिसमें ख्याति के माता पिता और उसके साथ दूसरे किराएदार भी रहा करते थे। बीरेन के मकान बेचने की वजह से किराएदारों को घर छोड़ना पड़ा। ख्याति का परिवार बिरथ नगर में जाकर किराए पर रहने लगा और बीरेन प्रधान किसी दूसरे इलाके में रहने लगा। वहां पर 2 साल रहने के बाद अपनी होनहार बेटी की पढ़ाई के खातिर ख्याति के माता पिता बिरथ नगर से काठमांडू चले गए और वहां एक किराए के मकान में रहने लगे और ख्याति का एडमिशन जुबिलियंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करा दिया। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक 5 जून 2009 को ख्याति के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि मशहूर वुमेन मैगजीन की ओर से उसे लकी ड्रॉ में सिलेक्शन हुआ है। उस मैसेज के मुताबिक ख्याति को 20,000 नेपाली रुपए के अलावा नेपाल का सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर प्लेस पोखरा जाने का टिकट देने की बात लिखी हुई थी। मैसेज देख के ख्याति समझ जाती है कि ये कोई फेक मैसेज होगा, पर वो इस बात से खुश थी कि ये मैसेज मशहूर वुमेन मैगजीन की ओर से आया है, इसलिए वो उस बात को मान भी लेती है, क्योंकि मशहूर वुमेन मैगजीन वहां की जानी मानी मैगजीन थी। थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पर एक अनजान लड़की की कॉल आती है, जिसमें कहा जाता है कि वो अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे के आसपास बताए गए पते पर पहुंच जाए। ख्याति इस मैसेज और कॉल वाली बात अपने पेरेंट्स को बताती है। बेटी को 20,000 रुपए और पोखरा का टिकट मिलने की बात सुनकर ख्याति के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। अगले दिन ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के पते पर दिए गए वक्त पर पहुंच जाती है। नौकर राम उस पते पर ख्याति को छोड़कर घर वापस लौट आता है। उस पते पर पहुंचते ही ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो खुद को मैगजीन की मैनेजर बताती है और इनाम के लिए एक पेपर पर साइन करवाती है और ख्याति को पास के एक अपार्टमेंट में ले जाती है, जहां पर उस मैगजीन का ऑनर रहता है। जब अपार्टमेंट में पहुंचकर ख्याति उस ऑनर को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था, जो कुछ वक्त पहले तक ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था, जिसे ख्याति अंकल कहकर बुलाया करती थी। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है। थोड़ी बातचीत के बाद बीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक्स ऑफर करता है। अब ख्याति पहले से ही बीरेन प्रधान को जानती थी, इसीलिए ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक्स को वो पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। ख्याति के बेहोश होने के बाद उसका क्या हुआ और कहां गई, इसका पता आज तक नहीं चला। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और शाम हो जाती है, लेकिन ख्याति अभी तक घर नहीं लौटी थी। ख्याति के घर वाले परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी की तलाश में माता पिता दोनों ही भटकने लगते हैं। तभी शाम के समय ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मैसेज में लिखा था कि उन लोगों ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। अगर आप ख्याति की सलामती चाहते हो तो 10 लाख नेपाली रुपए लेकर आ जाओ। और साथ में यह भी लिखा था कि अगर इस बारे में किसी को खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अपनी इकलौती बेटी इस तरह अगवा किए जाने की खबर मिलने के बाद घबराए हुए ख्याति के पिता अपनी पत्नी से बात करते हैं। दोनों यही सोचते हैं कि अगर उन्होंने इस बारे में पुलिस को बताया और किडनैपर्स ने उनकी बेटी को मार दिया तो, क्योंकि उस वक्त किडनैपिंग के और मर्डर के ऐसे अनगिनत किस्से उन्होंने देख और सुन रखे थे। इसलिए
पति पत्नी तय करते कि वो पुलिस को इस किडनैपिंग की बात नहीं करेंगे और 10 लाख रुपए का इंतजाम करने में जुट जाते हैं, क्योंकि मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसों का इंतजाम होने के बाद वो लोग आगे का रास्ता बताएंगे। अगले दिन सुबह ख्याति के पिता को एक और मैसेज मिलता है। उस मैसेज के मुताबिक ख्याति के माता पिता को पैसों के साथ बुटवाल पर पहुंचने को कहा जाता है। जैसे ही ख्याति के घर वाले वहां पहुंचते, उन्हें मैसेज के जरिए बताया जाता है कि वो बुटवाल की जगह चितवन पहुंचे। जैसे ही ये लोग चितवन पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया था कि अब वह लोग सोनौली पहुंचे। ये लोग सोनौली पहुंच जाते हैं। इस मैसेज में एक बात खास तौर पर लिखी हुई थी, जिसके मुताबिक फिरौती लेकर ख्याति के पिता नहीं बल्कि उसकी मां जाएगी। मां अपने नौकर राम को साथ लेकर फिरौती के 10 लाख रुपए के साथ बताई गई जगहों पर पहुंचती रही, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह उसे बार बार आने का मैसेज मिलता रहा। सुनौली पहुंचने के बाद ख्याति की मां को एक मैसेज और मिलता है जिसमें कहा जाता है कि आप दार्जिलिंग पहुंचिए। ये लोग बॉर्डर पार करके दार्जिलिंग पहुंचते। दार्जिलिंग पहुंचने के बाद उन्हें फिर एक मैसेज मिलता है जिसके मुताबिक उन्हें काकर भिट्टा पहुंचना होता है। ये दोनों पैसों के साथ काकर भिट्टा पहुंच जाते हैं। काकर भिट्टा पहुंचते ही इन्हें एक होटल का पता दिया जाता है और कहा जाता है कि उस होटल में आपको कोई आदमी मिलेगा। ख्याति की मां दिए गए होटल के पते पर पहुंचती है तो वहां उसकी नजर बीरेन प्रधान पर पड़ती है। वो उसके बारे में सोचती। उससे पहले एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि पैसों के साथ नौकर राम को होटल के एक खास हिस्से में भेजा जाए। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि मां को आने की जरूरत नहीं है। राम पैसे लेकर होटल के उस हिस्से पर पहुंचता है जहां उसे जाने को कहा गया था। वहां राम को एक शख्स मिलता है। वो राम से पैसे लेता है। उस शख्स को राम पहचान लेता है। वो शख्स कोई और नहीं, बीरेन प्रधान ही था। राम पैसे देकर लौट आता है। अब ख्याति की मां को उम्मीद हो जाती है कि पैसे देकर तो शायद उसकी बेटी सही सलामत लौट आए। यही सोचते सोचते ख्याति की मां और उसका नौकर राम वापस काठमांडू लौट जाते हैं। अब उनके पास सिवा इंतजार के कुछ भी नहीं बचा था। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन बेटी वापस नहीं आती और ना ही आने की कोई खबर आती है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस नंबर से अभी तक मैसेज आ रहे थे, पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज भी आना बंद हो गए। बुरे ख्यालों में डूबे ख्याति के पेरेंट्स परेशान हो जाते, लेकिन उन दोनों को इस बात का डर भी सता रहा था कि अगर गलती से भी पुलिस को बता दिया तो कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जब इंतजार बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मजबूरन ख्याति के माता पिता को पुलिस के पास जाना पड़ता है और अपनी बेटी के अगवा किए जाने की रिपोर्ट्स लिखवाते हैं और साथ ही पुलिस अफसर को पूरा किस्सा सुना देते हैं। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और ऐसी बातों का खुलासा करने को कहते हैं जो उन्हें इस पूरी घटना के दौरान कुछ अलग सा और अजीब सा लगा। ख्याति की मां काकर भिट्टा के उस होटल में बीरेन प्रधान को देखने की बात कहती है और ये भी कहती है कि बीरेन प्रधान को देखकर क्यों चौंकी थी। तब पुलिस शक के आधार पर बीरेन प्रधान के बारे में पता लगाना शुरू करती है। जब पुलिस बीरेन प्रधान के घर जाकर देखती है तो पता चलता है कि वो घर पर है ही नहीं। इस बीच पुलिस की पूरी टीम बीरेन प्रधान की सारी कुंडली खंगाल डालती है। दिन गुजरते जा रहे थे। ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं आ रहा था। इस बीच पुलिस को अलग अलग इलाकों से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलने की खबर सामने आती है। हैरानी की बात यह थी कि ये इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू से दूर जंगली और वीरान इलाकों में ही मिल रहे थे। कहीं हाथ के 2 टुकड़े मिलते तो कहीं पैर के 3 टुकड़े मिलते। पुलिस इन टुकड़ों को समेटती रहती। ख्याति को लापता हुए आज 15 दिन गुजर चुके हैं। इसी बीच पुलिस को एक लड़की का सर मिलने की खबर मिलती है, पर उसे पहचानना नामुमकिन था। पुलिस उस सर को भी दूसरे इंसानी लाश के टुकड़ों की तरह उठाकर रख लेती है। अगले दिन पुलिस को मुखबिर में बीरेन प्रधान होने का पता चलता है और पुलिस बीरेन प्रधान को दबोच लेती है।
पुलिस की पकड़ में आने के बाद बीरेन प्रधान पुलिस के सभी सवालों का जवाब तो दे देता है, लेकिन वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाता कि आखिर वो उस होटल में क्यों गया था और वहां क्या कर रहा था। पुलिस की सख्ती के आगे वीरेन प्रधान टूट जाता है और फिर वो कहानी सामने आती है जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। असल में वीरेन प्रधान पैसे वाले परिवार से था, साथ ही वो काठमांडू में साइंस का टीचर भी था और अपने मकान में किराएदार भी रखता था। लेकिन वीरेन प्रधान को जुए की लत लगी हुई थी। वो काठमांडू के कसिनो में खूब जुआ खेलता था और एक दिन वो अपना सब कुछ हार जाता है। वह इतनी रकम हार जाता है कि उस पर इतना कर्जा हो गया कि उसका घर भी बिक गया। उस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए ही बीरेन ने जुर्म करने का इरादा किया ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। जुए की लत ने बीरेन प्रधान को एक मुजरिम बना दिया था। 5 जून 2009 बीरेन को यह पता चलता है कि ख्याति के माता पिता ने अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने पाल रखे हैं, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में तेज थी। इसलिए उन्होंने अपनी बच्ची को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी बेच दी थी। बीरेन को जब ये पता चलता है कि ख्याति के माता पिता के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है, ये जानकर उसने फिरौती के लिए ख्याति को किडनैप करने का प्लान बनाया। बीरेन की इस साजिश में एक उसकी स्टूडेंट भी शामिल थी जिसका नाम था मैरीना शाक्या। इत्तेफाक से वो लड़की भी 19 साल की ही थी और उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां बीरेन पढ़ाता था। पैसों का लालच देकर बीरेन ने उस लड़की को अपनी साजिश में शामिल कर लिया और तब फोन करने के लिए बीरेन ने उस लड़की का इस्तेमाल किया। मैरीना ने ही 5 जून 2009 को ख्याति के पास फोन करके उसे इनाम जीतने की खबर दी थी और उसे फोन करके अपने पास बुलाया था और ख्याति के वहां पहुंचने के बाद उसे बीरेन के पास तक लेकर गई थी। उसके बाद मैरीना अपने हिस्से के पैसे लेकर वहां से चली जाती है। मैरीना के वहां से जाने के बाद बीरेन ने बेहोश ख्याति की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर ख्याति के शरीर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को काठमांडू के अलग अलग हिस्सों में जाकर फेंक दिए। बीरेन का इरादा यही था कि लाश के टुकड़ों को बिनते बिनते पुलिस परेशान हो जाएगी और अगर वो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ेगी भी तो भी लाश की पहचान नहीं हो सकेगी और पुलिस उलझ कर रह जाएगी। इस मामले का सबसे हैरत अंगेज पहलू यही है कि ख्याति के बेहोश होने के महज 1 घंटे के भीतर ही बीरेन ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटे के बाद ही उसने ख्याति के लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया था और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था, यानी ख्याति को मारने के बाद उसकी सही सलामत वापसी के लिए 10 लाख रुपए मांगे थे। इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा था। वो बीरेन प्रधान और मैरीना को हाथों हाथ मारकर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। कई बार दोनों को कोर्ट ले जाते हुए लोगों ने रास्ते में हमले भी किए, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के भीतर ही फैसला सुना दिया। ख्याति को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्जाम में बीरेन प्रधान को उम्र कैद की सजा सुनाई और मैरीना को 20 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, नेपाल के इतिहास में ये ऐसा पहला केस था जिसने पूरे नेपाल को हिला के रख दिया था। दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है कि ऐसे फ्रॉड मैसेज या कॉल को इग्नोर करें। एक छोटी सी लालच आपकी जान भी ले सकती है, जैसा ख्याति के साथ हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में नए केस के साथ। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।